मैं अरुण गौतम। स्वागत है आपका अपने अभिजात क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र की। लास्ट के जो 2 पार्ट थे वो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए थे। अब उसी का रिवाइज करूंगा हिंदी मीडियम में। आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, तो आज हम प्योर हिंदी मीडियम में इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र का जो सबसे प्राथमिक और मुख्य अंग है, एक क्वेश्चन आता है कि मादा जनन तंत्र का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या उसका प्राथमिक मुख्य अंग कौन सा है, तो वो है नंबर 1 पर आता है अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। बादाम की आकृति का होता है या बादाम की शेप का होता है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। और किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो ये जो दे रखा है ग्रीन कलर के अंदर, ये है मीजोवेरियम तंतु। कौन सा तंतु है? मीजोवेरियम तंतु। तो मीजोवेरियम तंतु के द्वारा श्रोणि भित्ति से जुड़ी रहती है। 2 ही है, अंश मेखला, श्रोणि मेखला। तो एक तो पेल्विक और पेक्टोरल। तो पेल्विक जो है हमारा एरिया, नीचे वाला जो हिप्स वाली जो बोन है, वहां ये पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। तो मीजोवेरियम तंतु के द्वारा जुड़ी रहती है। अंडाशय जो है उसको बेसिकली शेप यदि अपन देखें तो ये इस प्रकार की इसमें शेप है। ये बाहर वाला जो आवरण कहलाता है ये विसरल पेरिटोनियम, आंतरिक पेरिटोनियम। जो मैंने पहले बताया था, याद रखना कि बाहर का जो आवरण है वो विसरल पेरिटोनियम या आंतरण क्या कहलाता है? पेरिटोनियम कहलाता है। यहाँ अंदर की साइड में एक आवरण पाया जाता है जननिक उपकला का। कौन सी उपकला का? जननिक उपकला का क्या पाया जाता है? आवरण। तो दूसरा ये भी याद रखना आपको कि अंडाशय के भीतरी स्तर पर किसका स्तर पाया जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम का या जननिक उपकला का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। फिर अंडाशय जो है अंदर से कठोर संरचना है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो बीच का पार्ट है इसे तो हम लोग बोलते हैं मध्यांश या मेडुला। क्या बोलेंगे? मध्यांश या मेडुला। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे अपन बोलेंगे कॉर्टेक्स या वल्कुट। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स या वल्कुट। और ये कॉर्टेक्स और वल्कुट या मध्यांश और मेडुला या फिर अपन कॉर्टेक्स और मेडुला जो नाम है ये कई सारे ऑर्गन के अंदर अपन पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, अंदर वाला मेडुला हुआ, मध्यांश हुआ, बाहर वाला क्या हुआ? वल्कुट हुआ। इन दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। क्या नाम दिया जाता है? स्ट्रोमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पिट्ठिका। क्या बोलते हैं? पिट्ठिका बोलते हैं। तो काम क्या करता है अंडाशय? अंडाशय का मुख्य जो काम है वो है अंडाणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडाणु का क्या करना? निर्माण करना। ये इसका कौन सा कार्य है? मुख्य कार्य है। और अंडाणु जो है वो कौन सा युग्मक होती है? मादा युग्मक होता है। कौन सा युग्मक होता है? मादा युग्मक होता है, जो सदैव अचल होता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्या अंडाशय के द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो मुख्यतः हार्मोन 2 स्रावित किए जाते हैं जो आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें से एक है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। और जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन आप लोगों को पता है। और जब गर्भावस्था हो जाती है महिला में, प्रसव की क्रिया होती है, तो एक तीसरा हार्मोन और रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। तो ये अंडाशय की बात कंप्लीट हुई। अब बुक में आरबीसी बोर्ड में अंडाशय की ओतिकी दे रखी है, अंडाशय की आंतरिक पूरी संरचना दे रखी है, जिसमें अपन बात करते हैं कि अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ, ग्राफियन पुट्टिका क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये हिस्टोलॉजी में आती है। तो इसको हम अंडजनन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। कौन सी प्रक्रिया में पढ़ेंगे? अंडजनन। क्यों? क्योंकि अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? केवल और केवल मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में जो पहला पार्ट था वो पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, और उसका नाम था क्या? अंडाशय। अब उसके बाद में जो दूसरा पार्ट था, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था, दूसरी बात की थी अपन ने फेलोपियन ट्यूब की, डिंब वाहिनी की। किसकी बात की थी? डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी बोल दो। तो ये जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में यहां से लेकर और यहां तक एक लंबी सी संरचना दे रखी है, इसे हम बोलते हैं अंड वाहिनी। क्यों? क्योंकि ये अंडाणु को यहां से ग्रहण करती है अंडाशय से और यहां तक पहुंचाती है, फिर आगे जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर में एक बार आपको वापस से बता देता हूं। इसको 3 भागों में अपन विभक्त करके रखते हैं। कितने भागों में विभक्त करके रखते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले नंबर का जो इसका भाग है वो होता है कीपक। कौन सा भाग होता है? कीपक।
कीपक का मतलब क्या है? कीप, कीप का मतलब कीमा, जो ऊपर से तो चौड़ा हो और पीछे की साइड से क्या हो? सकरा हो। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने आगे से तो इसको चौड़ा कर रखा है और पीछे से क्या कर रखा है? सकरा कर रखा है। तो ये वाला पार्ट हो गया कौन सा? कीपक। कीपक के बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं झल्लरी। क्या बोलते हैं? झल्लरी। और इंग्लिश में मैंने आपको बताया था फिम्ब्री बोलते हैं, इसको फिम्ब्री बोलते हैं। तो ये पार्ट हो गया कीपक का। बोले इसका काम क्या है? इसका एक ही मुख्य काम है कि जब अंडाशय के द्वारा अंडोत्सर्जन होता है, अर्थात अंडाणु यहां से बाहर निकलता है, तो उस अंडाणु को ग्रहण करने का काम कौन करता है? कीपक। और कीपक में यहाँ पर झल्लरी के बीच में छिद्र पाया जाता है, जिसका मैंने आप लोगों को नाम बताया था, कौन सा? ऑस्टियम नाम बताया था। तो कीपक कंप्लीट हुआ। कीपक के बाद में बात आती है इस वाले पार्ट की। एक यहाँ पर आप गौर करना कि मैंने पूरी अंडवाहिनी में इस पार्ट को थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, थोड़ा सा फुला हुआ बनाया है। तो बोले ये पार्ट कौन सा है? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका या एम्पुला। बोले इसका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। और जैसे ही ये नाम आता है, निषेचन नाम आता है, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि निषेचन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित हो जाते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फिर यहाँ तक ये इतना पार्ट अपन तुम्बिका का मानते हैं। फिर उसके बाद में ये जो आगे से जो पतला सा एरिया दे रखा है, इसे हम बोलते हैं इस्थमस या संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पतला सा रास्ता है। बोले सर ये रास्ता क्या काम आता है? जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है। वो युग्मनज यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहां तक पहुंच जाता है? गर्भाशय तक पहुंच जाता है। तो आज हम लोगों ने दूसरे नंबर पे बात कर ली किसकी? अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी के बाद में अब तीसरी बारी आती है किसकी? गर्भाशय की। किसकी बारी आती है? गर्भाशय की। गर्भाशय मुख्य अंग है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। सिंप्लेक्स प्रकार का, सरल प्रकार का गर्भाशय होता है। आकृति कैसी होती है? उल्टी रखी हुई नाशपाती के समान। मैंने पिछली बार भी बताया था, इन्वर्टेड पियर के जैसी इसकी क्या होती है? आकृति होती है। गर्भाशय को हम लोग मुख्यतः कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आता है फंडस। क्या नाम आता है? फंडस। जो ये वाला बताया था आप लोगों को, गुंबद के आकार का। कौन से आकार का? गुंबद के आकार का। तो देखो यहाँ तक इस वाले एरिया तक ये जो गुंबद बना हुआ है, इसे अपन क्या कहते हैं? फंडस। फंडस के बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है गर्भाशय गुहा। कौन सी गुहा आती है? गर्भाशय गुहा, जिसे मैंने यूटेराइन केविटी लिख रखा है। ये मुख्य भाग है जहां पर क्या होता है? यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो अपना 9 महीने तक विकास करता है और 9 महीने के बाद शरीर से कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और तीसरा जो पार्ट है वो बता रखा है आप लोगों को, ग्रीवा, सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है? गर्भाशय जो है, ये गर्भाशय सकरा हो जाता है, यहाँ निर्माण कर देता है किसका? सर्विक्स का। और ये सर्विक्स जो है आगे और पतली नाल बनाती है और अंत में यहाँ निर्माण हो जाता है वेजाइना का, योनि का, जो कि झिल्ली में संरचना है। कौन सी संरचना है? झिल्ली में। और इसी योनि वाले पार्ट में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कौन सी मेम्ब्रेन? हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं, योनि छद्म बोलते हैं, जिसे कुंवारेपन की पहचान मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स मैथुन की क्रिया करने पर भी टूट सकती है। इसके अलावा हार्ड वर्किंग करने पर भी टूट सकती है, स्विमिंग करने से भी टूट सकती है। तो बेसिकली यूट्रस के बारे में कंप्लीट हो गया। यूट्रस के साथ मैंने आप लोगों को योनि के बारे में भी बता दिया। योनि का मुख्य काम क्या है? योनि एक तो कोपुलेटरी अंग है, मैथुन अंग है। कौन सा अंग है? मैथुन अंग। जैसे हम नर की बात करेंगे तो नर में जो मैथुन अंग है वो सिस्म या पेनिस होता है, उसी प्रकार महिलाओं में जो मैथुन अंग होता है वो कौन सा होता है? योनि होता है। इसके अलावा ये माहवारी से निकलने वाले रक्त को भी कहां निकालता है? शरीर से बाहर निकालता है। कितने कार्य हुए? 2 कार्य। तीसरा कार्य एक और याद रखना कि प्रसव की क्रिया के समय ये बर्थ कैनाल का मार्ग प्रदान करता है, या जन्म जो पैदा बच्चा जब जन्मता है तो उसके लिए जो मार्ग देता है वो मार्ग प्रदान करने का काम भी कौन करता है? योनि। और एक लास्ट, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा बताया था? लैक्टोबैसिलाई। कौन सा बेसिलाई? लैक्टोबैसिलाई। तो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु यहाँ पर अम्लीय माध्यम रखता है, जिसकी वजह से योनि में क्या नहीं होता? संक्रमण नहीं होता। तो यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
एक बार वापस से देख लेना। आज हम लोगों ने किसकी बात की? अंडाशय। अंडाशय के बाद में मैंने आप लोगों को बताया किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया मैंने आप लोगों को किसके बारे में? यूट्रस के बारे में। और यूट्रस के बाद में बताया मैंने आप लोगों को किसके बारे में? योनि के बारे में। अब गर्भाशय के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3। उसमें जो सबसे अंदर वाला है वो मैंने नाम बताया था एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाला है वो है पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय। कौन सा गर्भाशय? परिगर्भाशय। यहाँ नाम लिख लेना, परी। नाम से पता चल रहा है परे वाला। परे वाला मारवाड़ी में बोलते हैं ना, परे। परे का मतलब बाहर वाला। तो ये कौन सा हुआ? परिगर्भाशय। फिर बीच वाला कौन सा है? मायोमेट्रियम, पेशी स्तर। कौन सा स्तर है? पेशी स्तर। और सबसे अंदर वाला है एंडोमेट्रियम, और इसे अपन कौन सा स्तर बोलते हैं? अंत स्तर। तो बेसिक इनके फंक्शन क्या है? महावारी के समय एंडोमेट्रियम काम आता है। प्रसव की क्रिया के समय जो संकुचन की क्रिया होती है वो कौन से स्तर में होती है? मायोमेट्रियम स्तर में होती है। तो ये वाला जो इंटरनल पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, बाह्य जननेंद्रिय अंगों की। तो बाह्य जननेंद्रिय अंगों में कौन कौन से पार्ट हैं? तो एक बार मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं। नंबर 1 पर अपन ने पढ़ा था जघन सेल। कौन सा सेल पढ़ा था? जघन सेल। तो मैंने ये कहा था कि ये वाला पार्ट जघन सेल है। कौन सा पार्ट है ये? जघन सेल है। एकदम रफली बना रहा हूं। ये पार्ट जघन सेल है जहां पर क्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। कौन से? क्यूबिक हेयर, यानी जो यौनारंभ में बाल आते हैं। कौन से रंभ में? यौनारंभ में जो बाल आते हैं वो क्यूबिक हेयर होते हैं। जघन सेल जो है वो वसा में ऊतक की बनी होती है, गद्दीदार क्या होती है? संरचना होती है। दूसरे नंबर पे क्या बताया था? दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया था वृहद भगोष्ठ। क्या बताया था? वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? ये ओस्ट जैसी संरचना है। एक बार मैं नॉर्मली ड्रॉ कर देता हूं। ये ओस्ट जैसी क्या है? 2 कपाट है। इस पे भी हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? वृहद भगोष्ठ। इसके अंदर की साइड में क्या है? इसके अंदर की साइड के अंदर पाया जाता है लघु भगोष्ठ। कौन सा भगोष्ठ पाया जाता है? लघु भगोष्ठ पाया जाता है। ये अंदर की साइड में ऐसी एक छोटी संरचना और पाई जाती है जिसे अपन लघु भगोष्ठ कहते हैं, जो वर्णाकित होती है। विशिष्ट प्रकार का रंग जो पिंकिश या रेडिश टाइप का होता है। इस पे किसी भी प्रकार के कोई बाल नहीं पाए जाते। जहां पर ये लास्ट में जुड़ी रहती है वहां पर एक नया अंग और पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लीटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लीटोरिस या भग सेक। और मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि ये महिलाओं का लैंगिक उत्तेजना वाला क्या होता है? अंग होता है। तो हम लोगों ने वृहद भगोष्ठ बता दिया, फिर इसके बाद में कौन सा भगोष्ठ बता दिया? लघु भगोष्ठ बता दिया। अब यहाँ पर मूत्र छिद्र पाया जाता है जहां से मूत्र का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट है जिसे हम योनि द्वार बोल सकते हैं, जनन द्वार बोल सकते हैं। और इसी द्वार पर वो जो झिल्ली बताई थी आप लोगों को वो पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सी झिल्ली बोलते हैं? हाइमन झिल्ली बोलते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर पाया जाता है एनस। क्या पाया जाता है? एनस, गुदा द्वार। कौन सा द्वार पाया जाता है? गुदा द्वार पाया जाता है। तो बेसिक कंप्लीट है। 2 चीजें और ऐड की थी इसमें अपन लोगों ने। एक तो प्रधान ऐड किया था, वेस्टिब्यूल बताया था। क्या बताया था? प्रधान। क्या है प्रधान? ये जो अंदर की साइड में मैंने बताया है जिसे हम लोग कौन सा भगोष्ठ बोलते हैं? लघु भगोष्ठ बोलते हैं। इस लघु भगोष्ठ में एक खांच पाई जाती है, एक दरार सी पाई जाती है। 2 कपाटों को, ऐसे 2 कपाट रहते हैं, उनके बीच में एक दरार पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। और यहीं पर बार्थोनिल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बार्थोनिल। जब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को एक ग्रंथि बताऊंगा, काउपर्स ग्रंथि। मनुष्य में या मानव में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है काउपर्स। और यहीं पर काउपर्स के समान एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं बार्थोनिल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलेंगे? बार्थोनिल ग्रंथि। क्या काम है बार्थोनिल का? ये एक चिकने पदार्थ का स्रावण करती है जो इस पूरे एरिया को नम बनाए रखता है। तो बोले सर ये पूरा एरिया कहलाता क्या है? ये तो सब अलग अलग नाम हो गए। तो सम्मिलित रूप से इस पूरे एरिया को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है भग या वल्वा। क्या नाम देते हैं? वल्वा। ये सम्मिलित रूप से इसे अपन क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे उस मादा जनन तंत्र को हम लोगों ने समझ लिया। आज मैंने केवल इसका रिवीजन करवाया है।
आप लोगों को बताया है कि 2 दिन से जो आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरे, उस वीडियो का सार क्या है, एक बार वापस से इसको देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। मादा जनन तंत्र हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी मादा जनन तंत्र का एक सहायक अंग और है जिसे हम लोग स्तन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि? स्तन ग्रंथि। ब्रेस्ट की संरचना, मेमरी ग्लैंड की संरचना जो महिलाओं में उपस्थित होती है, पुरुषों में भी उपस्थित होती है, लेकिन महिलाओं में इनका विकास क्या होता है? ज्यादा होता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? जब बच्चा प्रसव के दौरान पैदा हो जाता है तो वो स्तन ग्रंथि के द्वारा ही दुग्ध पान करता है। कौन सा पान करता है? दुग्ध पान करता है। और स्तन ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला जो दुग्ध है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि उसमें एक एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी का नाम है IgA। और कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि महिला के दुग्ध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो वो एंटीबॉडी कौन सा है? IgA। और यहां मैं आप लोगों को एक और बता दूं, ये पैसिव एंटीबॉडी है। कौन सा है? पैसिव इम्यूनिटी वाला है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल का जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना न भूलें, जिससे आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको अपडेट मिलता रहे। और आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सी ग्रंथि की? स्तन ग्रंथि की। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।